1919 प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पीस ट्रीटी होती है वो वर्षा में होती है, फ्रांस में। और 107 साल के बाद दोबारा से ईरान और यूएस की जो पीस एमओयू है वो वर्षा, फ्रांस में हो रहा है। देखिए, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसी जगहों पर पीस एग्रीमेंट्स होते हैं, एमओयूज होते हैं, ट्रीटीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं कर्ज लगने लगते हैं, शापित लगने लगते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 60 दिन तक अगर ये पीस एमओयू चल गया तो ये बहुत बड़ी जीत होगी अमेरिका की भी, इजराइल की भी और ईरान की भी। देखिए, आज के वक्त जब जेडी वेंस इजराइल को बोलते हैं कि क्या आप 90 लाख लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, तो वहाँ से चीज़ें समझ में आती है कि कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ है, कहीं ना कहीं चीज़ें अलग टेंजेंट में जा रही हैं। आज इन्हीं चीज़ों को डिकोड करेंगे और इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति जब पीस एमओयू को साइन करते हैं वर्षा में, उसी हॉल के अंदर जहां पर 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 की पीस ट्रीटी साइन हुई थी, तो वहीं से चीज़ें आपके दिमाग में खटकनी चाहिए। पहले जिनेवा के बाद पूरा का पूरा जगह चेंज हो जाती है और ये चीज़ें आ जाती हैं वर्षा में। और आज भी इजराइल इस एमओयू को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका को उसको धमकाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि आप कब तक लोगों को मारेंगे, क्या आप 90 लाख लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, क्या सबको ख़त्म कर देंगे। देखिए, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अमेरिका ने आज तक भी इस दुनिया में जितने भी कॉम्बैट ऑपरेशंस किए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो वहाँ से अचानक हड़बड़ी में ही निकला है। आप वियतनाम ले लीजिए, उसके बाद इराक ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए और आप ईरान आ जाइए। इसमें भी अमेरिका ने वही टैक्टिक्स, वही मिलिट्री स्ट्रेटजी अप्लाई की है जो उसने आज से पहले अपने वॉर्स के अंदर अप्लाई करी थी। देखिए, इस लड़ाई के अंदर वो इजराइल के कहने से आ गया और वो उन्होंने सिर्फ क्या बोला था कि हम ये लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि ईरान की पूरी जो नेतृत्व है वो ख़त्म नहीं हो जाता, उनका रिजीम चेंज नहीं हो जाता, वहाँ पर दूसरे लोग आकर सत्ता में नहीं बैठ जाते हैं जो कि अमेरिका के हिसाब से होंगे। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये दोनों चीज़ें चेंज हुई? नहीं हुई, और ये चीज़ें चेंज हो भी नहीं सकती थी क्योंकि ईरान को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कमतर आंका था। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने ड्रोन्स, शाही ड्रोन्स रशिया को दे रहा है यूक्रेन में, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो डेवलप नहीं है। उनके पास अपनी मिसाइल्स हैं और उन मिसाइल से उन्होंने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को बिल्कुल नचा के रख दिया था, पूरे मिडिल ईस्ट को नचा के रख दिया था। और उसी मिडिल ईस्ट का दबाव था कि अमेरिका कहीं ना कहीं एमओयू में जाना चाहता था। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ, लड़ाई से पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कभी बंद हुआ ही नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है, दुनिया धीरे धीरे घुटनों पे आने लगती है और दुनिया का घुटने पे आना बनता भी है क्योंकि पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी तेल के ऊपर टिकी हुई है। और वो तेल आता कहाँ से है? मैक्सिमम तेल पूरे के पूरे दुनिया में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आ रहा है, गैस वहाँ से आ रही है और वो एक छोटे से संकरे रस्ते से निकल के आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो क्लोज है। उसके बाद अमेरिका अपना भी एक बना देता है, एक चक्रव्यूह, और उस चक्रव्यूह में से भी कोई नहीं निकल सकता। आप देखिए, आपने ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करवा दिया लड़ाई करके। उसके बाद आपने खुद भी बोल दिया कि अब यहाँ से कोई और शिप नहीं निकलेगा क्योंकि हम भी ब्लॉकेड करेंगे, ये हमारा चक्रव्यूह है, हम इससे आगे किसी को नहीं निकलने देंगे। और उसके बाद जब आप एमओयू करने जाते हैं तो उसमें लिखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तुरंत खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो कभी बंद था ही नहीं, उसको बंद आपने कराया है। तो आप कैसे उन चीज़ों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आपने जिम्मेदारी खुद लेनी थी, आपने जिम्मेदारी किसी और पे डाली कि आपने बंद किया। बंद आपने करवाया था, इसीलिए वो बंद हुआ था। अब बात आती है एमओयू में सारी की सारी चीज़ें ईरान के पक्ष में दिखाई देती हैं, ना कि यूएसए और इजराइल के पक्ष में। हमेशा जितना भी ये चीज़ें हुई हैं, 60 दिनों से ज़्यादा चलना बहुत मुश्किल है इनका, क्योंकि जेडी वेंस जिस तरह से बोल रहे हैं
उससे समझ में आता है। देखिए ये बात कहीं ना कहीं जब वो इजराइल को बोलते हैं कि आप 90 लाख लोगों को बचाने के लिए क्या पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ से समझ में आती है कि इजराइल आज भी अमेरिका की बात मान नहीं रहा है। अमेरिका की बात अगर इजराइल मानता तो जेडी वेंस को ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ट्रंप ये बोलते हैं कि अगर ये MOU आगे बढ़ता है तो ये मेरा सक्सेस है, और अगर ये MOU आगे नहीं बढ़ता है तो ये जेडी वेंस की विफलता है, और उसके बाद जेडी वेंस का बयान आता है इजराइल के ऊपर, तो यहाँ समझ में आ रही हैं चीज़ें कि कहीं ना कहीं चीज़ें अंदर खाने ठीक नहीं है जैसी हमें दिखती है। देखिए दुनिया में आप जब भी लड़ाई के अंदर जाते हैं तो आपको उस लड़ाई में जाने के साथ साथ उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने आज तक कभी किसी लड़ाई को उस तरह से कंट्रोल किया ही नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप एक चीज़ बड़े गौर से समझिएगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इंडिया ने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में एस्केलेट किया और डी एस्केलेट किया। जहाँ इंडिया को ज़रूरत थी, पहलगांव के जो लोग थे जिन्होंने कल्प्रिट थे उसके, उनको सबक सिखाने की बड़े प्रॉपर तरीके से वो सबक सिखाया गया, लेकिन जब डी एस्केलेशन की बारी आई तो इंडिया ने बड़ा क्लियर तरह से डी एस्केलेशन किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा से चीज़ों को एस्केलेट किया तो इंडिया ने उसका जवाब बहुत ही त्वरित और बहुत ही खतरनाक दिया और भयानक दिया। पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। अगर पाकिस्तान घुटनों पे आया तो इंडिया की मिलिट्री की स्ट्रेटजी थी वो, इंडिया के तीनों आर्म्स, आर्मी, नेवी और वायुसेना, इन लोगों ने उनको घुटनों पे लेके आए हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी थी, लेकिन ये स्ट्रेटजी आज के वक्त में एक्चुअल में केस स्टडी होनी चाहिए, और ये पूरी वर्ल्ड आर्मी के लिए केस स्टडी होनी चाहिए कि इंडिया ने कैसे 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। एक ऐसी कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर बोलती है अपने आप को, जिसके पास छोटे छोटे पाइया किलो के बम हैं, पाइया किलो के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो कंट्री बहुत जल्दी भीख मांगना शुरू कर देती है सीज़ फायर का, अपने आका अमेरिका के पास जाती है। लेकिन उनको मिलता क्या है कि जाइए घुटनों पे बैठिए और मांगिए, आपको जो मांगेंगे तो मिलेगा। इंडिया ने उसको घुटनों पे बैठाया, घुटनों पे लेके आया, और फिर उनको वो मिला जो वो चाहते थे, सीज़ फायर। लेकिन ईरान में सारी की सारी जो टर्म और कंडीशन है, अगर आप देखेंगे, इवन जो उसमें 300 बिलियन आपको डॉलर जो देने पड़ रहे हैं, 300 मिलियन डॉलर अगर आप दे रहे हैं ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो आएगा कहाँ से? अमेरिका ने जितनी भी कंट्रीज़ हैं अपने आसपास सबको बोल दिया आप दे दो, लेकिन इसमें हार तो कहीं ना कहीं उस कंट्री की है ना जिसने वॉर इम्पोज किया था, जो वॉर शुरू करी थी। देखिए पैसा अमेरिका दे या ना दे वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई और कंट्री तो देगी। जो एसेट्स ईरान के फ्रीज थे, इस लड़ाई के बाद उनको ओपन कर दिया गया। लड़ाई जिसने शुरू करी उसी ने बाद में बोला कि हाँ ठीक है, आपके जितने भी एसेट्स फ्रीज हो रखे हैं हम उनको धीरे धीरे करके ओपन कर देंगे, आप पे बहुत सारी जो व्यापारिक पाबंदियां लगी हैं उनको हटा देंगे। तो ये डील किसके पक्ष में है? किसको ये समझौता चाहिए था? ईरान को तो नहीं चाहिए था। अगर ईरान को ये समझौता चाहिए होता तो इसकी टर्म और कंडीशन इतनी मजबूत ईरान के पक्ष में नहीं होती। लेकिन इस पूरे के पूरे पीस MOU की जो कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ लड़ा झुका हुआ दिखता है। ईरान इसमें कहीं ना कहीं भारी दिखता है, और उसी चीज़ की एग्नी आपको इजराइल में दिखती है, और उसी चीज़ की एग्नी आपको जेडी वेंस के अंदर दिखती है जब वो बोलता है कि आप शांत रहिए, आप कुछ मत करिए। वो चाहते हैं कि पीस एग्रीमेंट आगे बढ़े, ये MOU ट्रीटी में तब्दील हो, क्योंकि 60 दिन का समय मिला है। अब देखिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने 60 दिन का समय फिर से अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को अलग तरह से रिकंसाइल और रिकम्पोज करने के लिए किया हो, ये हो सकता है। लेकिन इस पीस MOU का कितने दिनों तक टिका रहना है ये समझ में आने की ज़रूरत है, और बड़ा मुश्किल लगता है कि ये MOU बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकेगा, क्योंकि इसमें तीनों पक्ष में से एक पक्ष ऐसा है जो चाहता ही नहीं है कि सीज़ फायर हो। वो चाहता है कि उनकी तोपें और उनकी जो मिसाइलें हैं वो आग उगलती रहें, और जब तक वो चाहेंगे तब तक ये MOU चलेगा, और जब वो चाहेंगे कि MOU ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाएगा, ये एब्रप्टली ख़त्म होगा। आप देखिएगा बहुत मुश्किल है इसका आगे बढ़ना।
दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके पक्का बताइएगा। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस चैनल को जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत हौसला मिलता है। जय हिंद, जय भारत।